तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंसोम्निया को हम। एक, या तो इनिशियली आप जब बेड पे जाते हैं तो नींद नहीं आना, या नींद आ गई है और उसको टूट जाना। कई लोगों को अर्ली मॉर्निंग नींद टूटती है उसके बाद ना आना। तो ये एक ब्रॉड अलग अलग कैटेगरीज हैं इंसोम्निया की। बेड पे गए, बहुत थके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि नींद आ सकती है लेकिन नींद नहीं आई, आने में नींद को 3 से 4 घंटे लग गए, क्या ये इंसोम्निया का साइन है? किसी का बच्चे का एग्जाम है कल, कोई स्ट्रेस है और घर में स्ट्रेस है, बेरीवमेंट है घर में, फैमिली में कुछ हुआ है, वो सब चीज़ें जब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं तो आप लगता है कि आप फिजिकली तो थके हुए हो बट मेंटली आप वो नहीं हो उस सोने के लिए, तो आप फिर 3-4 घंटे हो सकता है लगा दो आप सोने के लिए। एक कंसर्न उनका ये रहता है ना कि जैसे गहरी नींद आती है ना, जैसे एक बच्चा सोता है चैन से एकदम फ्री होकर के, हमें वैसी नींद बहुत अरसों से नहीं आई है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा हमारे साथ। हमारा एक टाइम फिक्स्ड हो चुका है कि हमें 11 बजे बेड पे जाना है, हमें सुबह 6 बजे उठना है, वो स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन जो हम लोग क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं वो नहीं आती है। तो क्या ये भी एक दिक्कत है? स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन है। मेरे को, मैं सो तो गया कल, पर मेरा कल प्रेजेंटेशन है, आप इन नॉर्मल ऑफिशियल टर्म मेरा कल प्रेजेंटेशन है, तो वो स्ट्रेस एक आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो वो एक चीज है, आप सोए तो हो उस टाइम बट आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं हुआ किसी वजह से। क्या हल्दी वाला दूध हमें नींद अच्छी लाने में मदद करता है? अगर इंसोम्निया है किसी को तो वो पी सकते हैं? अगर आप दूध ले रहे हो, अगर हैवी खाने के बाद, फिर तो कोई फायदा नहीं है। नहीं। अगर आप लाइट खाने के बाद दूध ले रहे हो तो आपकी न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाएगा और आपको डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आपकी नींद डेफिनेटली बेटर हो सकती है। अश्वगंधा के लिए कहते हैं कि वो भी अच्छा है, रात में आपको नींद दिलाती है। ये तो ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग्स हैं कि इससे थोड़ा अच्छा आता है, इससे थोड़ा कम आता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है ज्यादा, थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट में वही बोलने लगा था, तो लगता कि हाँ मैंने ये ले लिया तो मैं तो मुझे सो अच्छी जाऊंगा। नींद आएगी। हाँ। और थोड़ा ये भी होता है कि भाई आप ले रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड कह रहा है कि मैं कुछ नींद के लिए करूँ। रात को बेड पर जाते ही नींद नहीं आती, आप घंटों करवटें बदलते रहते हैं, रात भर दीवार की तरफ देखते रहते हैं, एक बार सो गए और बीच में अचानक से नींद खुल गई तो फिर दोबारा नींद आने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और रात भर इसी जद्दोजहद के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि नींद नहीं पूरी हुई है, बहुत ज्यादा थकान, चिड़चिड़ापन रहता है। तो हो सकता है आपको इंसोम्निया हो, अगर आपके साथ ये चीजें बार बार हो रही हैं। तो अगर आप भी इन सभी चीजों से परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि अगर इंसोम्निया है तो इसको हम सही कैसे करके एक बढ़िया नींद ले सकते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इंसोम्निया के बारे में ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवनीत सूद, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस प्रॉब्लम के बारे में, उन तक सही जानकारी, अवेयरनेस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है वो सब बता सके। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या हर बार नींद ना आना सीधे इंसोम्निया का साइन हो सकता है? क्या है इंसोम्निया? जी नहीं, इंसोम्निया जो है वो, जैसे आपने बताया कि नींद ना आना, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंसोम्निया को हम। एक, या तो इनिशियली आप जब बेड पे जाते हैं तो नींद नहीं आना, या नींद आ गई है और उसको टूट जाना। कई लोगों को अर्ली मॉर्निंग नींद टूटती है उसके बाद ना आना। तो ये एक ब्रॉड अलग अलग कैटेगरीज है इंसोम्निया की। इसमें से कौन सी वाली आपके ऊपर फिट होती है वो डिफरेंट चीज है, पर हर बारी ऐसा नहीं होगा। अगर मोमेंटरीली 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको इंसोम्निया लेबल नहीं कर सकते। तो कितने दिनों तक नींद वाली दिक्कत चले तो हम कंसिडर करें? बेसिकली एक एक्यूट इंसोम्निया होता है और एक क्रॉनिक इंसोम्निया होता है। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको ऐसा रह रहा है तो आप उस कैटेगरी में आने की कोशिश करते हैं, और 1 महीना अगर आपको ऐसा रहता है कि आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा प्रॉब्लम आया है तो हम उसको एक्यूट इंसोम्निया बोलते हैं। उससे ऊपर अगर चला जाता है और ये परसिस्टेंट रहता है 2-3 महीने, वो क्रोनिक इंसोम्निया की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इंसोम्निया को हम समझे कैसे? मतलब क्या हमें ऐसे लक्षण दिखाई दे, किस तरीके से प्रेजेंट करे, कितने दिनों तक चल रहे हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, तो हम समझे कि हाँ इंसोम्निया है? देखिए, नॉर्मल सिंपल भाषा में तो यही है कि नींद नहीं आ रही है। हाँ। अब बहुत लोग इसको कंसिडर करते हैं कि मैं बेड पे गया 10 बजे और सुबह निकला मैं 6 बजे या 7 बजे, तो मेरा तो बहुत लंबा स्पैन है। बट उसमें नींद कितनी आई आपको, या क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी थी,
वो भी एक मैटर करता है। हम्म। बहुत सारे लोग, आपने भी नोटिस किया, कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, आप बेड पे लेटे रहे हो और नींद नहीं आ रही, 3-4 घंटे लग गए, और वो चीज जो है उस चीज, और आप बेड पे ही लेटे हो, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पार्ट होता है कि आप अगर बेड से जुड़े रहोगे तो वो काउंट नहीं होगा नींद में आपका। नहीं। तो इस तरह से आपको जो सिम्टम्स होंगे वो बेसिकली होंगे कम नींद के। तो कम नींद, नींद का पर्पस बॉडी को रेस्ट देना है, ठीक है, ब्रेन को भी रेस्ट देना है। अब आपकी नींद नहीं हुई पूरी, किसी भी वजह से नहीं हुई, वो डिस्कस हम बाद में कर सकते हैं। तो डे टाइम में जब आपकी उठोगे, आप फ्रेश नहीं उठोगे, आपका काम करने की क्षमता बहुत कम होगी, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नॉर्मल आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आप एफिशिएंसी आपकी कमी रहेगी। और ओवर ए पीरियड ऑफ डेज अगर ये लगातार चल रहा है तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी हर चीज़ की। इसके अलावा जो हेल्थ पे अफेक्ट आएंगे, वो अगर क्रॉनिक इंसोम्निया हो रहा है वो एक अलग आएंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो वो एक अलग, फिर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस इस चीज़। ठीक है। कुछ लोग जो हैं उनके बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि अगर हमें इस तरीके से दिक्कत हो रही है तो क्या हम इसको इंसोम्निया में काउंट करें या नहीं। हमारे पास वो लिस्ट है, प्लीज बताइएगा कि क्या ये इंसोम्निया में काउंट हो सकता है या नहीं। सबसे पहले है कि बेड पे गए, बहुत थके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि नींद आ सकती है लेकिन नींद नहीं आई, आने में नींद को 3 से 4 घंटे लग गए, क्या ये इंसोम्निया का साइन है? ये एक इनिशियल सिम्टम हो सकता है, बट अगर ये 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, उसके ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे किसी का बच्चे का एग्जाम है कल, कोई स्ट्रेस है और घर में स्ट्रेस है, बेरीवमेंट है घर में, फैमिली में कुछ हुआ है, वो सब चीजें जब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं तो आप लगता है कि आप फिजिकली तो थके हुए हो बट मेंटली आप वो नहीं हो उस सोने के लिए, तो आप फिर 3-4 घंटे हो सकता है लगा दो आप सोने के लिए। ठीक है। तो वो एक कैटेगरी है जिसमें आप नहीं बोल सकते हो कि इंसोम्निया है फॉर अ डे और टू। अगर ये आपको परसिस्टेंटली हो रहा है, अब ये वाले स्ट्रेसेस ऐसा तो होगा नहीं कि रोज एग्जाम हो रहा है तो अगले दिन एग्जाम हो गया तो वो फिर नेक्स्ट डे अगर वो जो बच्चा है वो सो पा रहा है या कोई और भी जो स्ट्रेस आपका रिलीव हो गया तो आप सो गए सीधे, तो फिर हम उसको इंसोम्निया की कैटेगरी में, ऐसे क्रॉनिक इंसोम्निया की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है लेकिन बीच बीच में नींद खुल जाती है और एक बार नींद खुल गई तो दोबारा आने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये भी इंसोम्निया का साइन है? वो ज्यादा साइन है इंसोम्निया का। वो इसलिए क्योंकि नींद अगर आपकी एक बार आ गई है तो जो केमिकल हमारा वेक स्लीप साइकिल है वो तो आपका काम कर रहा है क्योंकि आप सो गए थे, बट आपकी जो नींद है वो किसी वजह से खुल गई और फिर दोबारा नहीं आई। तो उसमें कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे एक स्लीप एपनिया टर्म आपने सुना होगा सबने, तो स्लीप एपनिया अगर होता है तो एक बार ही आप सो जाते हो, फिर आप उठते हो तो ऐसा होता है कि उस लेवल में आप स्लीप में नहीं जा पाते, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आपका कुछ ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है जो उस स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि अगर इनिशिएशन ठीक है और स्लीप फ्रैगमेंट हो रही है, कुछ मेडिसिन भी ये करती हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है जो ज्यादा चांसेस है कि हम इसको इंसोम्निया लेबल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे ये तो कंप्लेन रखते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि ज्यादा नींद आ रही है, दिन भर नींद आ रही है, कि जब पाए तब सोने का मन करता है, और बहुत ज्यादा सो भी रहे हैं फिर भी ऐसा लगता है कि थकावट जैसी फीलिंग, ये भी इंसोम्निया में काउंट होगा? होगा तो इंसोम्निया में काउंट। पर इसमें क्या होता है कि कई बारी वो जो पेशेंट है वो सही बोल रहा है, वो सो तो रहा है ठीक से, मतलब टाइम उसका 6-7-8 आवर्स का टाइम है, बट वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी खराब है उसकी कि वो काउंट ही नहीं हो रही, वो इज नॉट हेल्पिंग द बॉडी। तो वो क्या है कि वो अगले दिन फिर वो फटीग और वो सब, ये एक प्राइम सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। तो जैसे जो खराटे मारते हैं, जो थोड़े ओवरवेट है, उनमें ये बहुत कॉमन है। आपने कई बार देखा भी होगा, कई ड्राइवर्स जो हैं वो भी ऐसे सो जाते हैं, झपकी मार लेते हैं। हम भी कभी कभी लोगों को देखते हैं जो आते हैं टीवी देख रहे हैं सुबह और सो गए देखते देखते। तो वो डे टाइम हाइपरसोम्नोलेंस एक बहुत सिम्टम जो है, बहुत प्राइम सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। उसके अलावा और भी रीजन होते हैं बट ये एक रीजन है। तो आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब थी, इसलिए आप दिन में भी
वो काउंट नहीं हुई और दिन में भी आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है, पर वो क्वालिटी आपकी दिन में भी नहीं आएगी अच्छी, क्योंकि हम्म। आपको जो प्रॉब्लम रात में थी वो दिन में भी दिन में भी रहेगी। आएगी सेम। बहुत सारे लोग ना लाइट स्लीपर्स होते हैं कि हल्की सी भी आवाज से ना उनकी नींद खुल जाती है एकदम, कि आपने कुछ गलती से गिरा दिया, कोई आ भी गया तो एकदम से उनकी झटके से नींद खुल जाएगी, भले वो रात के 2-2:30 बजे हो या दिन में कभी भी हो। तो लाइट स्लीपर्स में चांसेस है इंसोम्निया होने का? आप बोल सकते हो, क्योंकि क्या है कि स्लीप के ना 3 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 और आर 4 स्टेजेस इनफैक्ट। तो हम हर स्लीप का साइकिल जो है वो 45 टू 50 मिनट्स का होता है। ठीक है। तो इनिशियल जो साइकिल्स होते हैं वो हम 1 और 2 में निकालते हैं, फिर लेटली जैसे जैसे डीपर स्लीप्स होती हैं वो 3 और आर में जाते हैं। ओके। कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम, मान लो हम जैसे स्लीप एपनिया की बात ही कर रहे थे, वो है किसी को 2 से 3 में जाने में एपनियाज आ रहे हैं, तो बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो वो 2 से 3 में नहीं जाएगा, हाँ। वो 2 से उस जगह में जाएगा जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो 2 से वापस 1 में 1 में चला चला जाएगा। तो 3 और आर जो है वो बहुत कम आता है, बीच में आता है तो बहुत कम आता है, नहीं तो नहीं आता है बहुत सारा। तो आपकी जो डीप स्लीप्स हैं वो नहीं हुई, तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि फिर आप 1 और 2 में घूम रहे थे तो आप लाइट, आपको कुछ गिरे, कुछ आपको ढोल नगाड़ा बजा। ये प्राइमरीली आप देखोगे तो जैसे जैसे एज होती है, एल्डरली होते हैं, वो भी बहुत कॉमनली जाग जाते हैं उनमें, पर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम नहीं है, उनमें अलग प्रॉब्लम है। अच्छा। बट जिन की 1 और 2 में ही रहती है ज्यादातर स्लीप, उनको ये प्रॉब्लम है, तो वो आप कह सकते हो इंसोम्निया, पर वो टेक्निकली इंसोम्निया में आएगा नहीं, क्योंकि वो स्लीप की क्वालिटी खराब थी। स्लीप की क्वालिटी आपने बात कही, तो ऐसे भी हैं लोग जो सोते हैं 9-10 घंटे या 7-8 घंटे की नींद अच्छे से लेते हैं, कि बेड पे गए उनको नींद भी आ रही है, सुबह अपने टाइम से भी उठ रहे हैं, बट एक कंसर्न उनका ये रहता है ना कि जैसे गहरी नींद आती है ना, जैसे एक बच्चा सोता है चैन से एकदम फ्री होकर के, हमें वैसी नींद बहुत अरसों से नहीं आई है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा हमारे साथ। हमारा एक टाइम फिक्स्ड हो चुका है कि हमें 11 बजे बेड पे जाना है, हमें सुबह 6 बजे उठना है, वो स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन जो हम लोग क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं वो नहीं आती है। तो क्या ये भी एक दिक्कत है? बिल्कुल है, इसमें बहुत सारी जो, एक तो हमने स्लीप एपनिया की बात की, उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं। बहुत लोग किसी किसी चीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं, है ना, जैसे कि कुछ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन हैं, वो थोड़ा सा सिडेशन करती हैं, हर न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक मेडिसिन, कुछ कार्डियक मेडिसिन भी हैं ऐसी, तो वो जो है ना स्लीप फ्रेगमेंटेशन रहता है उनको, और विद एज वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती रहती है। तो वो एक बड़ा कॉमन चीज है, स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन है। मेरे को, मैं सो तो गया कल, पर मेरा कल प्रेजेंटेशन है, इन नॉर्मल ऑफिशियल टर्म मेरा कल प्रेजेंटेशन है, तो वो स्ट्रेस एक आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो वो एक चीज है, आप सोए तो हो उस टाइम, बट आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं हुआ किसी वजह से। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आप सो रहे हो, एसी लाइट चली गई, आपको लगा तो मैं सो गया, गर्मी लगी, आप बीच बीच तंग होकर सोते, बहुत सारी चीजें हैं। आपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की, स्ट्रेस के लिए कहा आपने। स्ट्रेस आज के समय में ऐसा है जो हर किसी को है, हम चाह करके भी इसे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते जिस हिसाब से हमारी जिंदगी हो चुकी है। कैसे कम करें हम स्ट्रेस को, क्योंकि हमारे लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी उस वक्त रिचार्ज होती है। देखिए, स्ट्रेस कम करने के ना अभी तो कोर्सेज चल पड़े हैं लंबे लंबे, बट आपको लगता है वर्थ है वो सब? आपका जब तक माइंड नहीं सोचेगा कि मेरे को कम करना है, तब तक कुछ जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या है, वो हर महीने अपना क्लिनिक बंद कर देता है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। फाइनेंशियल नुकसान तो होता ही है, आप क्लिनिक बंद करोगे तो आपका फाइनेंशियल नुकसान तो हो ही रहा है। तो वो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो इन ट्यून हो गया, वो 1 हफ्ते के लिए बाहर चला जाएगा, तो वो अपनी लाइफ को स्लो डाउन कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वो, जैसे आप कहते हो कि टाइम को स्लो डाउन करना, अगर आपको 10 मिनट में कहीं पहुंचना है तो आप उस चीज को 20 मिनट में कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो हर किसी प्रोफेशन में तो पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज आप जरूर कर सकते हो कि आप जैसे आपका जैसे प्रोफेशन है, आप घर गए तो थोड़ी देर आराम से लाइट म्यूजिक गा के बैठे, या जो चीज आपको रिलैक्स करती है, अपने को खुद को टाइम देना। अब वो आप उसको मेडिटेशन से कर लो या किसी भी चीज से। आपका माइंड जब तक नहीं कहेगा कि मेरे को अब कुछ नहीं करना, मेरे को अपने मम्मी पापा का नहीं सोचना, मेरे को अपने बच्चों का नहीं सोचना, अब मैं आधा पौना घंटा 1 घंटा मुझे सिर्फ अपने लिए मेरे को रेस्ट करना है,
अगर आपको वर्कआउट से ये चीज मिलती है तो आप एक्सरसाइज करो। कर लेते। आपको जिस चीज में रिलैक्सेशन बेस्ट मिलती है, म्यूजिक सुनने से मिलती है। मेल्स हैं वो ड्रिंक लेके बैठ सकते हैं, फीमेल्स भी ड्रिंक लेके बैठ सकते हैं, कि हस्बैंड वाइफ है वो बैठ गए अपना, बच्चे खेलने गए हुए हैं, नहीं भी है बच्चे, तो जो भी मेरा कहने का मतलब है रिक्रिएशन हमारी लाइफ से ना बहुत चला, क्योंकि अब आप देखो आज भी मैं ट्रैफिक से आया हूँ, आप लोग भी आए होंगे, तो एक एक दो दो घंटे आपके अगर ट्रैफिक में लगने हैं तो कहीं पे तो आप स्ट्रेस आएगा ही ना, तो irritation आप तो अब रहेगा। आपका टाइम सारा निकल गया, अब आप हाँ। वापस जाओगे 1 घंटा लगा के, तो आपके हम्म। काम जो पड़े हुए पेंडिंग, तो आप उसको स्लो डाउन नहीं कर सकते ना, तो वो आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो आपको लगता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं? जैसे हम पूरे अगर अपनी लाइफस्टाइल की बात करें, लेट सपोज कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, सुबह उठें, जल्दी करना है, उनके दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे टाइम से ऑफिस जाना है, अब बाहर निकले 1 घंटे का ट्रैफिक, कोई इधर से हॉर्न जा रहा है, कोई इधर से किसी ने गाड़ी ठोक दी, तो ये एक फैक्टर। ऑफिस आए तो फिर आपको ऑफिस की टेंशन कि बॉस का चिक चिक है, काम खत्म करना है, ये वो, फिर शाम में निकले तो फिर वही ट्रैफिक की टेंशन, फिर घर आए तो आप खाना क्या खाएंगे, खाना क्या बनाएंगे, और अब कल की टेंशन, तो टेंशन स्ट्रेस मतलब ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो फिर इसको मतलब कैसे हम करें कि हम आराम से बिना इन सब चीजों के सो सकें? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक जगह पे गया था, उनका वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल था सतना में, मध्य प्रदेश में। हाँ। तो वहाँ के गेस्ट हाउस में हमें ठहराया गया था, जो ठीक है। वीआईपी गेस्ट हाउस था। उस गेस्ट हाउस के सामने, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ग्रोसरी शॉप थी। तो वहाँ पे खाना वाना जो वो खुद ही उगाते थे गेस्ट हाउस वाले। अच्छा। और मतलब सब्जियां और सैलेड वैलेड, हम सैलेड ही खाते रहते थे क्योंकि वो टेस्ट ही इतना अच्छा था, ऑर्गेनिक था सारा, कोई वो नहीं था। हम आराम से जाते थे 9 बजे, ओपीडी शुरू करते थे, 3-4 घंटे ओपीडी करते थे, फिर इन पेशेंट्स देखते थे, 4-5 बजे तक हम वापस आते थे और बिल्कुल फ्री। और उसके बाद आप घूम लो फिर लो, घूमने फिरने की भी जगह। मैं ये बता रहा हूँ, ग्रोसरी शॉप वाले के पास मैं गया, मेरी वाइफ भी गई थी साथ में, तो हमने कहा चल यार कुछ ले लेते हैं यहाँ से, भुजिया वुजिया नमकीन टाइप का कुछ। तो वो जब बंद कर रहा था अपनी शॉप, तो मैंने कहा भाई, अब जस्ट बंद कर ही रहा था, कह रहा है अब तो बंद हो गई। मैंने कहा खोल दे भाई, ये मैं सामान लेना है। कह रहा अब आप आ जाना, 2-3 घंटे बाद ही खुलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, वो जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा, आप एक होते हैं इंटेलिजेंस, एक होता है विजडम, तो वो वाइज है हमसे ज्यादा। अब आप उनको देहाती कह लो या जो मर्जी कह लो, उसके फंडे क्लियर है कि मेरे को आराम से ही रहना है, बंद करना है, तो मैं कंफर्टेबली रहूंगा, मेरे कंफर्ट के बाहर की कोई चीज नहीं होगी। हो सकता है मेरे को पैसे, उसको नुकसान हुआ ही होगा, मैं भी कुछ खरीदता। तो ये चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि आपको लाइफ को स्लो डाउन करना। आपने इतने सारे देखे होंगे 30s-40s में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बच्चों को, मतलब जो एडल्ट्स हैं, और फिट एडल्ट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत कोमोर्बिडिटीज वाले हैं। उसका क्या रीज़न है? यही है, मेरे साथ ही बहुत सारे लोग हैं, वो एकदम, आपकी पर्सनैलिटी भी होती है, पर उस पर्सनैलिटी अगर आपकी है ऐसी हाइपर होने की, उसको आपको अपने आप मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल स्ट्रेस तो सबको होगा, बट सबके पास चॉइस नहीं होती ना कि हम उस नहीं, हिसाब पर से जो टाइम आपके पास अपना है, हाँ, वो उसको आप कैसे करोगे? कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी से। हाँ, ये चीज तो है कि मतलब अगर हमें 24 घंटे में 1 घंटे भी अपने लिए मिल रहे हैं तो हमें वो पूरी तरह तो से वो अपने आप को निकालना है देना आपको चाहिए। कैसे भी करके। राइट। तो आपने जो ये हमें कॉजेज बताए, सिम्टम्स बताए, इसमें स्ट्रेस के अलावा और भी कुछ कारण हैं जो हमें पता होने चाहिए कि ये हमारी नींद को अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक टर्म होती है स्लीप हाइजीन, जो मैं हर जो मेरे को मिलने आता है, जो पेशेंट हो या ना हो, स्पेशली आजकल में जो बच्चों में रहता है ना, कि आप बड़ी, अब जैसे ये वाली लाइट हम देख रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हो, बहुत ब्राइट लाइट्स हैं। हाँ। अगर आप 7-8 बजे इसी लाइट्स में काम करोगे तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। आप सबने मेलाटोनिन का नाम सुना होगा, कि मेलाटोनिन जो है वो स्लीप को, तो वो ब्रेन का ही सिस्टम है, स्लीप और वेक साइकिल। अगर आप रात में भी ऐसे ही सोच, जिनको प्रॉब्लम है, किसी को नहीं प्रॉब्लम तो ठीक है, बट अदरवाइज ऑल्सो ऑफिस तो आपके 9-9, 10-10 बजे तक कहीं चलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इंसोम्निया हो रहा है, तो अब आप 9 बजे तक इस लाइट में बैठोगे तो आप 12-1 बजे से पहले हो ही नहीं सकता कि सो जाओगे। तो एक स्लीप हाइजीन होता है कि जैसे 7 o'clock के बाद डिम लाइट्स, घर में भी कईयों के बहुत ब्राइट लाइट्स लगी होती हैं, तो आप जहाँ भी रहो डिम लाइट्स। कैफीन 5-6 बजे के बाद बिल्कुल कम।
अल्कोहल को लिमिट कर दीजिए अगर आप लेते भी हैं, और ओकेजनली लेते हैं ज़्यादातर लोग, अगर रोज भी लेते हैं तो आप फिर 6-7 o'clock से पहले। अब एक इशू है जैसे वर्कआउट, बहुत सारे लोग रात को हाई एड्रेनलिन की जो चीज़ें हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आप सोने से 3-4 घंटे पहले करेंगे, क्योंकि वो चीज़ भी आपके सिस्टम को वो कर रही है। तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, लेट आफ्टरनून कर लीजिए, 5-6 बजे तक आप कर लीजिए जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपकी बॉडी को एक स्लोप ऐसी होनी चाहिए कि वो स्लोली टुवर्ड्स स्लीप जा रही है। फिर आप, ये हो सकता है कि जो बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से नींद नहीं आती, हाँ, वो भी स्ट्रेस रिलेटेड भी है, खाना रिलेटेड भी है। रात में हैवी खा लिया, रात को हैवी खा लिया, तो आप अर्ली डिनर कीजिए, 2-3 घंटे का गैप कीजिए, डिनर के बाद 15-20 मिनट टहलिए खाली, मैं एक्सरसाइज को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल वॉक। तो ये सब चीजें हैं, नॉर्मली आप सिंपली कर सकते हो। ये हमारी क्या बोलते हैं उसको, स्लीप हाइजीन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दिस इज लेवल 1 एविडेंस वाली चीज है कि इंसोम्निया को रोकने के लिए ये सबसे पहले करना है। ये अगर होगा तो उसके बाद के जो ट्रीटमेंट पार्ट्स हैं वो बाद में होंगे। इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो अक्सर लोग फॉलो करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कारगर है या नहीं है। सबसे पहले हमें बचपन से बताया जाता है, सिखाया जाता है कि सोने से पहले थोड़ा सा गर्म दूध पी लो हल्दी मिला करके। तो क्या हल्दी वाला दूध हमें नींद अच्छी लाने में मदद करता है? अगर इंसोम्निया है किसी को तो वो पी सकते हैं? देखिए, दूध को इसलिए बोलते हैं कि वो एक लाइट फूड है, इजी टू डाइजेस्ट है। अब आप रात को मान लो चिकन खा रहे हैं, खाते ही हैं सारे, या कोई हैवी वेज भी खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, उसको 3-4 घंटे लगेंगे। दूध को जो है वो डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाता है, आधे पौने 1 घंटे में। तो इन दैट वे अगर आप दूध ले रहे हो, अगर हैवी खाने के बाद, फिर तो कोई फायदा नहीं है। नहीं। अगर आप लाइट खाने के बाद दूध ले रहे हो तो आपकी न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाएगा और आपको डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आपकी नींद डेफिनेटली बेटर हो सकती है। ठीक है। बट ऐसे कहोगे कि दूध से नींद आ जाएगी, तो वो दिन में दूध पी के भी फिर नींद आनी चाहिए। हाँ। वो चीज नहीं लागू होती, बट ठीक है, मतलब वो आप उस हिसाब से देखोगे तो वो ठीक है सिस्टम। बहुत सारे लोगों की आदत है कि कहते हैं रात में सोने से पहले अगर अच्छे से हमने पैर धो लिए, पैर धो के सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। वो ना एक चीज है वैसे, मतलब पैर धोना क्या, वो बहुत बारी अगर आप जाते हो ना, आप पूरा यू टेक अ शावर, हाँ, पूरा ही ले लो तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। तो वो चीज तो मैं मानता हूँ कि वो हो सकता है, क्योंकि अब आजकल जैसा मौसम है ना, दिल्ली एनसीआर में इतनी ह्यूमिडिटी है इंडिया में, तो बाकी जो कोस्टल एरियाज में तो सारा टाइम ऐसा ही मौसम रहता है। हाँ। उनको तो 2 टाइम शावर लेना ही चाहिए। लॉट ऑफ स्वेट, फिर डस्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो भी एक इरिटेट करता है। तो आप शावर लेके आराम से बैठो अपना सो। ठीक है। बहुत सारे आजकल जैसे हर्बल टीज या जैसे ब्लू टी है, बहुत सारे आ रहे हैं, या कैमोमाइल टी है, इसको पीने से आपको अच्छी नींद आएगी, तो है ऐसा कुछ रात में पी के नींद के लिए तो नहीं, बट वो अदरवाइज रिलैक्सेशन है और गट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ठीक रखता है दैट वे, क्योंकि वो कैफीन नहीं है। अब ये कॉफी आप पियोगे या टी पियोगे तो वो कैफीन जाएगी। हाँ। तो जो ग्रीन टी है वो ऑब्वियसली इस मामले में हेल्प करेगी, अगर आप इसको एज एन ऑल्टरनेटिव टू टी और कॉफी रख रहे हो तो। और जो लोग शराब पीते हैं उनको, वो तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमें शराब पीने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, तो नींद अच्छी आती है नो डाउट, पर वो क्वालिटी ऑफ नींद नहीं होती है। नींद कम अच्छी कहने का मतलब, आप शराब पिया आपने और आप सो गए, हाँ। सो गए तो सुबह आप हैंगओवर के साथ उठ रहे हो, या डिपेंड करता है आप कैसे उठ रहे हो। पर जो भी सिडेटिव टाइप की चीजें हैं, जिसमें मैं शराब को भी इंक्लूड करता हूँ, अगर ज्यादा क्वांटिटी में ली हुई है या आपने दवाइयाँ ही ली हुई हैं कोई, तो वो नींद को फ्रैगमेंट करती रहेगी। तो जब हम स्लीप स्टडी करते हैं उसमें ईजी भी लगाते हैं, एक स्लीप स्टडी नींद की क्वालिटी देखने के लिए हम करते हैं, या स्लीप एपनिया देखने के लिए भी करते हैं, उसमें ईजी लीड्स भी लगती हैं जिसकी स्लीप स्टडी होती है। ठीक है। तो उसमें लेवल ऑफ स्लीप समझ आता है हमें। तो जो लोगों ने दवाइयाँ ली हैं या शराब ज्यादा पी है, उनकी फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी नहीं है। तो आप देखोगे जो रात को अगर किसी ने ली हुई है तो वो अगले दिन बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, हैंगओवर में पूरा दिन चला जाएगा। और ये जो आजकल मैग्नीशियम पिल्स की बात हो रही है, रात में सोने से पहले आप खा लीजिए तो आपको अच्छी नींद आएगी, तो ये है? देखिए, एक्चुअली बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसीज हैं हमारे में,
अब जैसे विटामिन डी आप किसी का भी इसी रूम में जितने लोग बैठे हैं सबका कराओगे तो सभी का डेफिशिएंसी कम आएगा। ही आएगा। जबकि बचपन में मैं 5-6 घंटे मैं खेलता था धूप में। धूप में। अब मेरा बेटा तो 1 घंटा भी नहीं जाता, या जाना पड़ता है तो उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता है। तो आपकी एक्सपोजर बहुत बहुत सारी चीजें आपके एक्सरसाइज डिपेंडेंट, धूप से कितना आपको एक्सपोजर है और आपका बॉडी बिल्ट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो चीज़ है आपका कि आप अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपने वो चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया, स्क्रीन टाइम अब बच्चों का है ना, वो आपके आईज पे पड़ रहा है सीधा। टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, कोई सी भी चीज़ देख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होएगी। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। वैसे अश्वगंधा के लिए कहते हैं कि वो भी अच्छा है, रात में आपको नींद दिलाती है। सारी चीज़ें ना थोड़े थोड़े केमिकल सिस्टम जो है स्लीप टेक का वो आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है वो। बट क्या करता है वो, कोई बहुत रिसर्च तो हुई नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग्स हैं कि इससे थोड़ा अच्छा आता है, इससे थोड़ा कम आता है। थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है ज्यादा, थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट में वही बोलने लगा था, तो लगता कि हाँ मैंने ये ले लिया तो मैं तो मुझे अच्छी नींद आएगी। हाँ। और थोड़ा ये भी होता है कि भाई आप ले रहे हो इसका मतलब आपका माइंड कह रहा है कि मैं कुछ नींद के लिए करूँ। हाँ। तो वो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अब जैसे एक्सरसाइज करनी है, आपको एक पुश चाहिए होता है कि हाँ मैं कुछ करूँ, तो वो भी एक फैक्टर है। बट ठीक है, आपकी जहाँ पे आपकी स्ट्रेस रिलीव हो रहा है या साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ। एक लास्ट इसमें है कि आप जितना थके रहेंगे फिजिकली उतना जल्दी आपको नींद आएगी। ये तो है क्योंकि अभी आजकल फिजिकल एक्टिविटी हमारी पहले के टाइम में जब मैं छोटा था तो लिफ्ट शायद 1 या 2 बिल्डिंग में थी दिल्ली में, बाकी जगह पे इवन मैं हॉस्टल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाता था तो वो सीढ़ी चढ़ के जाते थे। अभी तो मेरे को अगर 3rd फ्लोर पे किसी को बोलना होगी तू चढ़ा जा, तो वो कहा जी मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो हो नहीं सकता लिफ्ट। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले तक ऐसे रहता था घर में जहाँ पे फ्लोर स्टेयर्स नहीं थे, तो आधे लोग आते नहीं थे इसी चक्कर में कि सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम बाहर मिल लेते हैं। अरे तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, अगर आप थके होगे, थके इन द सेंस कि जो मैंने पहले बात की उसका कैविएट है कि आप ऐसा नहीं होगा कि रात को 8-9 बजे आप जिम जा रहे हो, आप थके दिन में ओवरऑल हो, सुबह से ही आप एक्टिविटी कर रहे हो। आप देखोगे कई लोग जो हैं वो लिफ्ट को यूज नहीं करते हैं, वो स्टेयर्स ही यूज करते हैं जहाँ पे पॉसिबल हो। इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था जब कोविड आया था, तो लिफ्ट जो थी ना वो एक इन्फेक्शन का घर है। हाँ, तो आप आपको किसी को हुई होगी वो वैसे भी, तो मैंने स्टेयर्स शुरू कर दी। 3rd 4th फ्लोर तक तो मैं यूज ही नहीं करता था, फिर उसमें भी मैं ब्रेक ले लेता था। फिर अगर मान लो थक भी रहा हूँ मैं 3rd 4th के बाद, फिर वहीं पे जो पेशेंट देख लिए, फिर जो ऊपर के फ्लोर है वो देखेंगे बाद में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्राउडेड जगहें तो मेरे को, और स्पेशली लिफ्ट जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं आपके साथ, किसको कौन सी है, अभी जैसे H1N1 कॉमनली हो रहा है, तो वो चीज है, वो आप अपना लाइफस्टाइल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन कॉमर्स साइट से कुछ खाना मंगवा लेते हो, अदरवाइज आप चल के जाते थे, जाना ही पड़ता था। दूध लेना है तो जाना है, अब दूध तो पीना है ना, या चाय पीनी है, तो वो भी एक्सरसाइज में काउंट होता था। इसमें डॉक्टर अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं नींद से जुड़ी हुई, किसी को है इंसोम्निया, समझ में आ रहे हैं ये लक्षण, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सोल्यूशन या ट्रीटमेंट वो पर्सन क्या ले? तो ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो सारी एनवायरमेंटल, कुछ एक सेगमेंट ऑफ पेशेंट होगा जिसमें सही में प्राइमरी इंसोम्निया है, जिनको इंसोम्निया है, कोई स्ट्रेस फैक्टर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, तब भी नींद नहीं आ रही है। तो सबसे पहला है इवैल्यूएशन। हमारे को क्या, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे लंग्स की, किडनी की, उसमें भी इंसोम्निया होता है। अगर आपने उसको रूल आउट कर दिया, जैसे किडनी फेलियर है या लंग में COPD है, तो आपने उसको रूल आउट कर लिया है और वो आप मैनेज हो रहा है ठीक से, और वो या किसी में है नहीं वो चीज़, तो सबसे पहले चीज़ है कि कैसे इंसोम्निया हो रहा है। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने जैसे बात करी, हमने जो पहले क्राइटेरिया डिस्कस किए थे, तो पहला चीज़ हम ये पूछेंगे कि भाई तुमको लेटने पे नींद नहीं आती, उसका भी एक वो है कि 30 मिनट्स का कट ऑफ है। अगर आप लेटे हो बेड पे और 30 मिनट्स के अंदर नींद नहीं आ रही,
तो आप उस कैटेगरी में जा रहे हो कि आप इंसोम्निया आपको हो हो सकता है, सकता है। और हर रोज यही हो रहा है। ठीक है। तो या आपकी नींद टूट जा रही है, बीच में फ्रैगमेंटेशन हो रही है, या फिर आप सुबह उठते हो और दोबारा नहीं सो पाते हो, और आपने बाकी सब कुछ रूल आउट कर लिया। जैसे साइकेट्रिक इलनेसेस बड़ी कॉमन है इस चीज़ के लिए, डिप्रेशन, जो कि आप किसी टेस्ट में नहीं आएगा, तो वो आपने अगर इवेल्युएट कर लिया है और वो नहीं है, तो फिर हम कुछ एक तो नॉन मेडिकल थेरेपी, जिसको एक हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। एक हमने स्लीप हाइजीन की बात करी, वो तो शायद हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा स्लीप डिप्रीवेशन है ना, और 1-2 चीज़ें हैं। जैसे स्लीप डिप्रीवेशन का मतलब क्या है कि आप लेटे बेड पे, मान लो आप 10 बजे लेटे, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, नींद नहीं आ रही आपको, तो वो जो 2 घंटे हैं वो आप बेड पे लेटे ही रहे, तो वो जो है अगर, तो उसमें क्या होती है, उनको फिर बोला जाता है कि आप अब अगर आपको आधा घंटा नहीं नींद आ रही है तो आप उठ जाइए, डिम लाइट में या कुछ नॉर्मल लाइट में जाके कुछ बुक पढ़िए, कोई रिलैक्सिंग चीज़ करिए, और जब नींद आए तभी आप बेड पे जाइए, अदरवाइज बेड पे मत लेटिए। ठीक है। बेड को छोड़ दीजिए। सुबह भी ऐसे ही, अगर आप जल्दी उठ गए हो तो बेड को छोड़ दीजिए। तो कुछ दिन हो सकता है आपकी नींद जो है वो कम या डिप्राइव्ड रहे आप, कि 3-4 घंटे ही आई या 5 घंटे ही आई, बट वो धीरे धीरे करके आपको एक वो कंडीशनिंग है बेसिकली। हाँ। तो ये हम स्लीप डिप्रीवेशन भी करवा रहे हैं उसको। अदरवाइज ऑल्सो ये सारी स्टडीज में पाया गया कि बेड्स में, जैसे लोग बेड पे देख के टीवी देखते हैं, हाँ। तो बेड पे देख के आप जो भी काम करते हो ना, वो आपकी नींद को हैम्पर करता है। तो अगर आप टीवी देख रहे हो या खाना खा रहे हो, बहुत सारे लोग खाना भी खाते हैं वहाँ पे बैठ के, तो वो चीज़ आप एकदम बंद कर दीजिए। डाइनिंग टेबल पे खाइए, नहीं तो बाहर किसी चेयर कुर्सी पे खाइए। टीवी आपका लिविंग रूम में होना चाहिए, बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। आप बेड पे तभी जाएंगे जब आपको नींद आएगी, सारे दिन में। मतलब बेड सिर्फ सोने के लिए? बेड सिर्फ सोने के लिए, बेड और कोई काम के लिए नहीं है। ठीक है। आप बैठेंगे भी नहीं वहाँ पे, किताब भी नहीं वहाँ पढ़ेंगे, तो आप जाएंगे तभी वहाँ पे जब आपको नींद आएगी। ठीक है। तो ये तो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर में आ गया पार्ट, स्लीप हाइजीन, ये स्लीप डिप्रीवेशन। इसके बाद स्लीप स्टडी आप अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लो स्लीप एपनिया है किसी को, वो कैसे पता लगेगा? तो आप पहले तो एवेल्युएट करवाइए, स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, पल्मोनोलॉजिस्ट भी देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं, तो वहाँ जाइए, और वो आपकी हो सकता है स्लीप स्टडी कराएं। एक एक्टिग्राफी होती है, वो करा सकते हैं। उसमें स्लीप कितनी देर सोए हो, कितनी देर नहीं हो, वो एक स्मार्ट वॉच टाइप का जैसा आप समझ लो। ठीक है। और कुछ एक ब्लड टेस्ट, नॉर्मली चीज़ें है ना, थायराइड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेसिक वाले टेस्ट, वो आपकी स्लीप स्टडी में जैसा आएगा उस हिसाब से आगे चलेगा। सब कुछ ठीक आ रहा है, मान लो स्लीप स्टडी भी आपकी रिलेटिवली ठीक ठाक आ रही है, फिर हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। तो कुछ सिडेटिव मेडिसिन होती हैं, कुछ नॉन सिडेटिव मेडिसिन होती हैं, कुछ न्यूअर मेलेटोनिन को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन होती हैं। बट ये एडिक्टिव तो नहीं होती है? अब जो न्यूअर नॉन सिडेटिव मेडिसिन हैं वो तो कम एडिक्टिव है, फिर भी हम लोग उनको बहुत समय नहीं देते, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, जस्ट टू रेगुलेट। अगर मान लो आप दूसरी चीजें नहीं कर रहे, आप अगर स्लीप हाइजीन आपको जो बताया गया उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रात को 8-9 बजे कॉफियां पी रहे हो, नहीं, तो फिर आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर बाकी सिस्टम को रीसेट करने के लिए आप हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीने दे सकते हो। सिडेटिव मेडिसिन होती है, जैसे किसी को क्रोनिक पेन है, अब पेन का कैसे इलाज करोगे? आप पेन किलर दे रहे हो फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें भी एक इंसोम्निया हो गया ना उसका। वो एक अलग चीज है, पर सिडेटिव आप तब दोगे, पर वो हैबिट फॉर्मिंग है। ठीक है। उसको हम किसी भी हालत में बहुत समय देने में अवॉइड करते हैं। कभी देना हुआ शॉर्ट कोर्स के लिए तो दे सकते हैं। मेलेटोनिन के लिए, रिसेप्टर्स के लिए कुछ नई मेडिसिन आई हैं, लुक प्रॉमिसिंग, वो भी एडिक्टिव नहीं है, उनको भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं, क्या ऐसा तो नहीं है, लोगों के मन में रहता है ये सवाल कि हमने खाना शुरू की, फिर हमें आदत लग जाएगी, चलते रहेंगी, या कुछ कोर्स है कि इतने समय में इंसोम्निया ट्रीट हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जो शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ रहती हैं, वो तो बहुत सारी मेडिसिन जो हम फर्स्ट लाइन देते हैं वो स्लीप इनिशिएशन के लिए होती है। अच्छा, कि नींद आ जाए, नींद एक बार आ जाए, क्योंकि बहुत सारे इंसोम्निया जो होते हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। 10-20% है जो
फ्रेगमेंटेशन होगा। उसके लिए फिर जो दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है वो थोड़ी सी हम भी सोचते हैं, तो फिर हम जो मेलाटोनिन का वो है एगनिस्ट, वो हम ट्राई करते हैं। इन दोनों में अगर कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सिडेटिव वाला है जो लॉन्ग एक्टिंग है फिर वो हम देते हैं, पर उसके क्या है डे में भी साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपने रात को ली, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोएस्ट डोज पॉसिबल। कुछ मेडिसिन मैं ऐसी दे रहा हूँ जो उस डोज में आ भी नहीं रही है, मतलब आपको मान लो मैंने 2.5 मिलीग्राम दिया तो आती वो मिनिमम 5 मिलीग्राम दी है, तो उसको हाफ करें या पाउडर करके लें, कैसे भी लें। तो हमारा पर्पस ये है कि जो बेयर मिनिमम पॉसिबल है उस जिससे काम चल रहा है हमारा वो दें। ठीक है, तो हमें एक बार आप ये ज़रूर बता दीजिए कि कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हमेशा हम ध्यान में रखें सो दैट हम इस चीज़ को फिगर आउट कर पाए कि हमें नींद से जुड़ी दिक्कत है, इंसोम्निया है, तो हमें अब स्पेशलिस्ट के पास जाकर के इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम दूर रखें और सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, फिर भी आप फ्रेश सुबह नहीं उठते हो, आपको न्यूली डायग्नोज्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ में आप इवन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में आ रहे हो, या थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा। और आपको लगता है कि यार मेरे को दिन में भी बहुत नींद नहीं आती, मतलब मैं सोता रहता हूँ। कई लोगों को क्या है, जैसे आफ्टरनून नैप है ना, अब आपने 3 बजे 1 घंटे सो गए तो कैसे रात को सो गए। तो ये सब चीज़ें आउट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि तब भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे ख्याल से आपको जरूर दिखाना चाहिए एक बार। और एक फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे इंसोम्निया से रिलेटेड, कि नींद कितनी ज़रूरी है, और अगर आप उसको नहीं पूरा करते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाती तो वो आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर सकती है इन लॉन्ग रन में। तो अभी जो न्यूअर रिसर्च है वो इंडिकेट यही कर रही है कि आपकी ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको हम बोलते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो नींद का है। राइट। तो उसको आप मेंटेन करके रखोगे, बॉडी रेस्ट में रहेगी रात के टाइम, और दिन के टाइम आपकी चलती रहेगी। तो जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे वन ऑफ माय अंकल वाज इन आर्मी, ही इज नाउ 92। वो अपने आप ही जाके काम करते हैं। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जब जाता हूँ ना, अब मैं तो कहीं गया तो उनके पास बैठ गया, वो खड़े खड़े ही बात करते हैं। अच्छा, बैठ के नहीं? वो बैठते नहीं है, वो बेड पे भी नहीं बैठते हैं, वो बेड पे जाते ही नहीं है, सिर्फ सोने के लिए। वो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। अदरवाइज वो घूमते रहते हैं, इधर घूम लिए, कभी सीढ़ियाँ चढ़ गए, कभी कुछ कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब है वो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब मूवमेंट जरूरी है। अब वो रिटायर्ड है, तो वैसे उनका काम है नहीं, बट आप हर कोई, सबके पास एक्सक्यूज है आराम करने का, पर लाइफ स्टाइल में ऐसा होना चाहिए आपके पास एक्सक्यूज हो मूव करने का। राइट, ये बहुत जरूरी है, मतलब मेक योर बॉडी मूव। हाँ, ये बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे भी करिए। ये आई थिंक इस पॉडकास्ट का एक सार भी निकला है कि आप जितना मूवमेंट करेंगे, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे बहुत हद तक आराम मिल सके। और इंसोम्निया में ये है कि अगर ये सब चीज बेटर हो जाती है तो फिर आप अपना बाकी चीजें भी आपकी बहुत कम हो जाएंगी। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़े बहुत भी जो डॉक्टर ने बताया कि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ज्यादा देर ना करें, एक बार स्पेशलिस्ट से या एक्सपर्ट से जाकर के मिल ले, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का इलाज उनके पास बेहतर हो। और थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर इतनी अच्छी जानकारी इतनी सरल भाषा में हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप NBT लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।